स्टाइलिश, बेहद कमाल के सुपर गुल्लू गुलशन देवैया को। हाय बोल रहे हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ। मुझे लगा हाय बोल रहे हैं। बड़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है। बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है आप लोगों का। सिंघम जैसा कॉप का किरदार कभी करने का मौका मिला तो गुलशन देवैया वो किया है मैंने। एक यूनिफॉर्म एक बार चढ़ गया तो अंदर का सिंघम आ जाता है। आज तक मैं 5 बार ताली बजी थी मेरे लिए। हाँ बता रहा हूँ 5 बार। और जोर से। पता है गुलशन बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। नहीं, मैं देवैया हूँ, गवैया नहीं हूँ। आपकी सारी मूवीज देखी है, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका सर। आपकी देखे मूवी आपने? हाँ जी सर। कुलदीप पटवाल एडिन डू देखा है? नहीं वो नहीं देखी। देखा, पकड़ ले सर आपकी एक्टिंग झींटे सर। मक्का। शर्म नहीं आती तुम्हें तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। सुबह 9 बजे से 7 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। कोई मैं फ़ोन भी नहीं उठाता। सौरभ भाई भी कॉल करते हैं तो मैं नहीं उठा लेता हूँ इनका। नहीं उठा, ये दोस्त है, हालांकि उम्र में मेरे से बड़ा हूँ। नहीं पता था ना आपको। गुलशन देवैया ने मुझे ये प्रॉमिस भी किया है कि कम से कम एक बार वो मेरी पर्सनल स्टाइलिंग करेंगे, मुझे ले जाके शॉपिंग करवाएंगे। हम विलायत में शॉपिंग करेंगे। विलायत में शॉपिंग करेंगे। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Technosport, itel, Center for Sight, Hire, Tourism Partner, Madhya Pradesh Tourism, Celebration Partner, Morpheus, Dare to Dream. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। ललन टॉप अड्डे पर आप बने रहिए क्योंकि अब मैं आवाज दे रहा हूं अगले मेहमान, बेहद स्टाइलिश, बेहद कमाल के सुपर गुल्लू गुलशन देवैया को। और दीदी अभी देखो जा रही हूँ, फिर वापस जगह नहीं मिलेगी, ठीक है? पूरा व्यवधान करके। हाँ, और इनसे बात करेंगी हमारी साथी गरिमा। कुछ सवाल गरिमा पूछेंगी, पर ये ललन टॉप अड्डा है तो सवाल यहाँ सबसे ज्यादा कौन पूछता है? हम, ऑडियंस। जी बिल्कुल, ये हम की ताकत है। आइए। कैसे हैं आप सब? गुड। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा मैं भी बहुत बढ़िया। कैसे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सबको बहुत बढ़िया ही रहना है। आप ना गुलशन फैशन इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं 10 साल तक, तो आप सबने वो रील देखी है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती है, कैन यू ब्रेक योर आउटफिट फॉर मी? पूछे ये सवाल। आप शुरुआत में ही करवाना चाहती हैं? शुरुआत में ही मुझे एकदम। लगा एंड में करवाएंगे। नहीं एकदम शुरुआत में, बिकॉज यू लुक अमेजिंग थैंक यू। एंड व्हाटएवर यू आर वेयरिंग। यस, सब मेरे खुद के कपड़े हैं। लाइए मैं माइक में आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं, मैं पकड़ लेता अच्छा। हूँ। तो क्या, अच्छा पहले ये घड़ी HMT की घड़ी है, नए कलेक्शन है, बड़ा अच्छा लगा। 11,000 रुपये का है। जो याद आता है मैं बोलता हूँ। ये मुझे याद नहीं है ठीक से। आई थिंक आई जॉय ऐसे कुछ है, पर्ल्स। आई थिंक पुणे से है वो लोग। इंस्टाग्राम में मुझे मिला, मैंने देखा। पर्ल्स मैं कलेक्ट करता हूँ, तो ये रियल है कि फेक है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ याद नहीं है। कुछ 3-4 हज़ार रुपये देने पड़े थे। अच्छा। ये आराम विराम का है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2-3 मैंने ख़रीदे हैं, वो भी इंस्टाग्राम। ये छोटे इंडियन ब्रांड्स हैं, तो कहाँ के हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये कीचेन है लेकिन चाबी नहीं है, सिर्फ इसमें पासा है तो खेल सकते हैं। हाँ, खेल सकते हैं। ये अंगूठी मेरी मदर की है, जो मेरे पिताजी ने उनको शादी पे दी थी, मैंने ले लिया। तो ये मेरी नानी ने मेरे लिए बनवाया था दिल, ताकि मेरा दिल बड़ा हो। तो मैं नानी नहीं है तो गुजर गई, लेकिन उनकी याद मेरे हाथों में। और ये बेल्ट ज़ारा लेडीज़, ज़ारा विमेंस। अरे बड़े अच्छे होते हैं यार वो। साइज़ मिल जाता है साइज़, हमको लगता है नहीं मिलता है। तो एक्सेसरीज़ में हमेशा वो ज़ारा विमेंस इसमें जाके देखता हूँ, तो ये वहाँ से है। ट्राउज़र भी आई थिंक ज़ारा ही है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट
वो ज़रा ये जूते इटालियन शू कंपनी, आई थिंक नोएडा से हैं, नाम इटालियन है लेकिन नोएडा गुड़गांव वहाँ पे कुछ बनाते हैं। और क्या रह गया? बस आओ यार। अब आप बिरराज जी Thank you. Jugar es divertido. Sonido enmestido. Conectados. तो ये आप अपने आउटफिट की बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप अपनी स्टाइलिंग मेजरली खुद करते हैं, आज भी आपने खुद को स्टाइल किया। हाँ। हमने बहुत सुना है ना कि लोग स्टाइलिस्ट हायर करते हैं और ये सब, कितना खर्चा आता है वैसे स्टाइलिस्ट हायर करने में? आई थिंक एक जो एंट्री लेवल स्टाइलिस्ट होते हैं तो एक लुक का 8 से लेके 10,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। तो और वो जो एलीट लेवल के स्टाइलिस्ट होते हैं तो उनकी कमाई तो आई थिंक रिटेनर पे चलते हैं, तो पर क्लाइंट आई थिंक 4-5 लाख रुपए तो मिनिमम वो लोग बना ही लेते हैं। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इवेंट्स है तो उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। ओके, और वो कपड़े वापस देने पड़ते हैं। यस, मैं और सवाल पूछूंगी लेकिन क्योंकि आज मौका है ऑडियंस का ये सवाल मौका। पूछने के लिए, तो किस किस के पास सवाल है? हमारी टीम के सदस्य आपके पास पहुंचेंगे, आप अपना सवाल पूछेगा। पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार दिया आपने मुझे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो जब तक आपके पास हमारी टीम के सदस्य पहुंचते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हाँ, हूँ। पूछिए। गूगल पे ये लिखा हुआ है, अगर हम गूगल करते हैं मेरे कि- नेटवर्थ के बारे में ना, आपने गूगल किया? मैंने एक नहीं। बार किया था नेटवर्थ, नहीं, ऐसे 127 मिलियन ऐसे आया, ओह। अच्छा लगा। मैंने गूगल किया तो आया कि सलमान खान की एक फिल्म है दिल ने जिसे अपना कहा, उसमें आपने डीजे का किरदार किया है, लेकिन वो डीजे आप जैसा दिखता नहीं है। क्या ये सही बात है? वो आप ही हैं, नहीं है, क्या है ये, सच क्या है? भाई के साथ मैंने कोई पिक्चर नहीं की है। ये तो कहाँ देखा आपने? ये गूगल पे है, दिखाओ। अभी मेरा फोन नहीं है, आई विल शो यू। अच्छा ठीक है। रियली? हाँ, मैं? यस। नहीं, मेरे जुड़वा भाई हो सकता है लेकिन मैं नहीं हूँ। हो सकता है मेरा जुड़वा भाई। नहीं ये तो, बट ये इंटरेस्टिंग है, मुझे देखना है ये। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। हाय चलिए, हाय बोल रहे हैं, सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ। मुझे लगा हाय बोल रहे हैं। ये हो चुका है, वो आज तक में भी यही जोक मार के आया मैं, हाथ ऊपर करते हैं तो हाय। सवाल राजविक्रम, आइए। आई हैव नेवर सीन दिस। यू नेवर सीन दिस, आई विल शो यू, आई विल शो यू। दिल ने क्या? दिल ने जिसे अपना कहा। हेलो गुलशन, हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। मेरा नाम देव है। मैं गन्स एंड गुलाब्स में आपका एक कैरेक्टर था चारकट आत्माराम का। आप उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसे आपने वो प्रिपेयर किया, बस यही जानने की इच्छा है। मैं सवाल ही सुनाने में, तालियों की गूंज में मैं ये कह रहा हूँ गन्स, मैं बहक गया। जी सर, मैं कह रहा हूँ गन्स एंड गुलाब्स में सॉरी, बह गया। हाँ, गन्स एंड गुलाब्स में आपका एक कैरेक्टर है चारकट आत्माराम। आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया, क्या आपको मेहनत करनी पड़ी उस कैरेक्टर के पीछे, और कैसे आपने वो कैरेक्टर निभाया, आप उनके बारे में थोड़ा सा यही बता यार, दीजिए। विग पहनना पड़ता है, उसमें क्लिप्स होते हैं ना, वो चुभते हैं, ये मेहनत है, बाकी मज़ा ही आया बस। और राजन डी के ऐसे हैं कि बड़े मज़ेदार किरदार लिखते हैं वो, कहानियाँ भी बहुत मज़ेदार, एक वैकी सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, और साथ में बहुत छूट देते हैं, आपके किरदार को इंटरप्रेट करने की बहुत छूट देते हैं। तो बहुत कुछ उस कैरेक्टर का जो लुक है, वो जो औजार है, वो सब मैंने बनाया था, क्योंकि रामपुरी चाकू नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि ये पुरानी हिंदी फिल्मों में 50-60 के दशकों में ना विलन आते थे ना, ये रामपुरी निकालते थे, खट 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 हाथ से निकालने वाले, तो साउंड डिज़ाइन में भी खेलने को आपको मिल जाएगा। तो ऐसे एक 4-5 आइडिया लेके गया था मैं कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, तो उन्होंने करने दिया बहुत कुछ। तो काफ़ी वही है कि वो लिखते हैं मज़ेदार चीज़, लेकिन आपको सौंप देते हैं और फिर आपको देते हैं कि इसको लेके फिर तुम क्या करना चाहते हो। तो मेरे दिमाग में था कि एक वेस्टर्न, आपने देखा हो ना गुड बैड अगली, ऐसे सब वेस्टर्न देखा होगा, सर्जियो लियोनी वाले फिल्म्स। तो मैंने इमेजिन किया कि ये पूरी दुनिया वैसी एक दुनिया है, स्पेगेटी वेस्टर्न जिसे कहते हैं, वैसी वाली दुनिया। मैं गन स्लिंगर हूँ, हालांकि मेरा है नहीं वहाँ पे, कुछ बंदूक नहीं है, लेकिन वो चाल, वो सब मैंने ऐसे थोड़ा सा उसको इमिटेट किया था, और बहुत कुछ वहाँ पे सेट पे इम्प्रोवाइज़ करने का मौका मिला था। और कैरेक्टर को सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन ही नहीं, वो इंटरप्रिटेशन, उसका लुक कैसे होना चाहिए, और थोड़ा सा सुपरनेचुरल कैरेक्टर ऐसे लगता है, लेकिन पता नहीं, ठीक पता नहीं है कि ये क्या है, मामला क्या है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, फिर अचानक इधर प्रकट हो गया, तो फिर वो खेलने का आपको थोड़ी ढील मिल जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि वो जोन में है। तो बेसिक प्रिपरेशन यही था कि दिमाग में बनाया था मैंने ऐसे स्पेगेटी वेस्टर्न, फिर ये कैरेक्टर ऐसा होगा। एक्चुअली इनिशियली मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन वो हो नहीं पाया, ज़्यादा खूंखार हो जाता वो,
बट देन क्योंकि काफ़ी मुझे लगा काफ़ी कॉमेडी का भी है स्कोप इसमें, काफ़ी फ़नी भी आ सकता है ये रोल, तो क्यों ना वहाँ पे एक्सप्लोर किया जाए, तो फिर वैसा कुछ हुआ। बट पहले इधर तैयार हुआ, फिर मैं ऐसे दिखाता था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा करूँगा, फिर वो ऑब्वियसली डायरेक्टर क्लियरेंस देंगे, ओके ये करो। अगला सवाल उधर से जी। हेलो। बड़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है आप लोगों का। अरे सर सब आपसे और हमसे प्यार करते हैं सर। बहुत पॉपुलर है। हेलो गुलशन सर। हाय। इधर सेंटर में सर। मैं भी सेंटर ही हूँ, लेफ्ट भी नहीं हूँ राइट भी नहीं हूँ, सेंटर हूँ। सर आपने 2 किरदार निभाए थे, एक उलझ में जो कि एक नेगेटिव रोल था, और जो दहाड़ में मुझे आपका रोल बहुत अच्छा लगा एज अ पुलिस ऑफिसर। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है सर। जब आप दहाड़ जैसे मतलब जैसे रोल दिखाया और स्टोरी लाइन दिखाई है, तो एक्टिंग के बाद आपकी मानसिक स्थिति पे कुछ असर पड़ता है या आप लोग कैसे उससे डील करते हैं? अब नहीं होता। आई थिंक शुरुआत में थोड़ा सा जब मैं सीख रहा था क्राफ्ट को, तब मैं होने देता था इस चीज़ को। मैं एक नाटक कर रहा था कुरुक्षेत्र बर्निंग, जिसमें मैं दुर्योधन का रोल कर रहा था, जिसमें चोटग्रस्त, वो उसकी कमर टूटी हुई है, वैशंपायन में पड़ा हुआ है और अलग अलग किरदार आते हैं उसको मिलने। तो थोड़ा सा वो टाइम पे सीख रहा था क्राफ्ट को और एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता था, और परफॉर्मेंसेस अच्छे होते थे, लेकिन मैं बहुत आइसोलेट होता था और सफ़र मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। तब मुझे आई थिंक एक डायरेक्टर ने बताया था कि एक लाइन अपने लिए खींचना पड़ता है कि ये यहाँ तक ठीक है, इसकी ये सीमा है आपकी, ये इसके बाहर आपको नहीं जाना है, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब जो ये प्रोसेस है उससे काम अच्छा हो रहा है, लेकिन वो रिपीटेबल नहीं है, क्योंकि हर बार बार लगातार उस चीज़ को करने में फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा यार फिर क्या है ज़िंदगी, अगर जो कर रहे हो आपने सोचा था कि आपको एक्टर बनना है, बचपन का सपना था, अभी मैं बन रहा हूँ और मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। सो इट शुड बी फन, एक्टिंग शुड बी फन। सो देन यू प्रैक्टिस कि ये आपको इमोशनली अफेक्ट ना हो, कि आपकी तैयारी बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा मैं अपने आप के लिए दे देता हूँ कि इसके बियॉन्ड मैडनेस है मेरे लिए, मेरे को जाना ही नहीं है, क्योंकि एक चीज़ को लेके अपने वो प्रोजेक्ट और वो रोल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, लेकिन मैं वो किरदार नहीं बनता, उसको लेके जीता नहीं हूँ मैं, उसको छोड़ देता हूँ। जब डायरेक्टर कट बोल देते हैं, जब मैं गाड़ी में बैठ के घर आ जाता हूँ, तो फिर वो वहीं छूट जाता है, तो फिर मैं वापस आके अगेन स्टार्ट। आई नो थोड़ा कह सकते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ, बट अगर ये मेरा टेक्निक है, क्योंकि ऐसे मुझे मज़ा आता है, लोगों के साथ काम करने का मज़ा आता है, बैठ के गप्पेबाजी कुछ हंसी मजाक करने का भी है, मौका मिल जाता है। सिर्फ काम ही नहीं है, बट काम करने का वो अपने क्रिएटिविटी, अपने कैरेक्टर क्या है कि इल्यूजन है ना, जो असली में नहीं है, उसको क्रिएट करने में मुझे मज़ा आता है। तो मैं अपने आप को अफेक्ट करने नहीं, मतलब मेरी मानसिकता को, मेरे दिमाग को अफेक्ट करने नहीं देता हूँ। गुलशन, मेरा एक सवाल है इससे जुड़ा हुआ। आई डोंट नो इफ आई एक्सप्लेन्ड इट प्रॉपर्ली, सॉरी। मेरा एक सवाल ये है कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आप इस किरदार के लिए प्रिपेयर कर रहे थे दहाड़ वाले, तो आपने अपने अंदर के सिंघम को रोक के रखा था, क्योंकि कॉप्स तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो क्या सिंघम जैसा कॉप का किरदार कभी करने का मौका मिला तो गुलशन देवैया करेंगे? वो किया है मैंने, एक डिज्नी हॉटस्टार पे एक है बैड कॉप तो उसमें बड़ा फिल्मी पुलिस वाला हूँ। तो क्या है, यूनिफॉर्म देखिए, हम लोग सिनेमा प्रेमी है ना, तो क्या है कि यूनिफॉर्म एक बार चढ़ गया तो अंदर का सिंघम आ जाता है बाहर। लेकिन वो देवीलाल ऐसा किरदार नहीं था, तो उसके लिए आपको मैं मजाक में कह रहा था कि वो सिंघम नहीं है, लेकिन हो जाता है समटाइम्स एक्टर्स ना। देखिए, पुलिस एक जॉब होता है, कैरेक्टर नहीं है पुलिस, किसी का पर्सनैलिटी पुलिस नहीं है। पुलिस एक नौकरी है, एक पेशा है, लेकिन वो उसमें अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हो सकते हैं। तो वो किरदार क्या है, कौन है देवीलाल, किस किस्म का इंसान है, कैसा उठता है बैठता है, क्या पसंद है इसको खाने में, कैसे बात करता है, स्वभाव क्या है इसका, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है उस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन दूसरे वाले प्रोजेक्ट में वो मज़ेदार किस्म का फिल्मी पुलिस वाला है, वहाँ पे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये निकल के नहीं आता है। सो अल्टीमेटली इट्स केटर्ड, क्या है कि बैड कॉप वाला कॉप लोगों को देख के एंटरटेन करता है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ अंदर के सिंघम को थोड़ा बाहर निकाल सकते हैं। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। अगला सवाल। हाँ, हेलो,
हाय तो गुलशन सर, सबसे पहले तो आप कमाल के एक्टर हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो भी अच्छा, आज तक मैं 5 बार ताली बजी थी मेरे लिए, हाँ बता रहा हूँ 5 बार। और जोर से। आपको बीट करना है 5। आपको पता है गुलशन बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, अच्छा, वो भी फरमाइश करेंगे फिर। पर इस सवाल के बाद नहीं नहीं, मैं देवैया हूँ, गवैया नहीं हूँ सर ये लाइन भी मार चुका हूँ, अभी सब रिसाइकिल कर रहा हूँ। सो अभी जस्ट उलझ मूवी देखी सर, और उसमें कमाल क्या लगता है कि अभी थिएटर में देखी थी कि ओटीटी पे देखी? थिएटर में देखी थी सर। थिएटर में थे, थैंक यू। सो उसमें कमाल क्या लगता है सर कि आप ट्रांजिशन रोल का जो देखते हैं, मतलब हमें लगा बहुत शरीफ से आदमी हो इनिशियली लगा हमें, और अचानक से आपका जो रोल चेंज होता है तो कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अभी एक फ्रेम में होता है बंदा कि अभी ये रोल करना है मुझे, मतलब एक शरीफ सा दिखना है, एक्टिंग अच्छी करनी है, उसके बाद अचानक से नेगेटिव कैरेक्टर जो किरदार जाता है वो कितना डिफिकल्ट होता है सर, या बहुत आसान होता है ये? आई थिंक वो एक डिग्री ऑफ डिफिकल्टी था, जिसलिए इसके लिए वो रोल मुझे अट्रैक्टिव लगा जब मेरे पास आया था। तो मुझे लगा कि ये कुछ है, इसमें कुछ हो सकता है। सच बात कहूँ तो जो मैं करना चाह रहा था वो शायद मुझसे हो नहीं पाया। शायद और थोड़ा मेहनत करके और थोड़ा टाइम लेके मैं करता तो शायद और डिफरेंसेस। मेरी ये कोशिश थी कि ये जो इंसान है, ये शुरुआत में आपको एक तरह से दिखता है और स्क्रिप्ट में ही है, फिर ये दूसरा कोई है, नाम ही आइडेंटिटी चेंज हो गया उसका, फिर तीसरा कोई है, और चौथा, 4 लोगों को आप देखते हैं इसमें। लेकिन असली में ये कौन है ये खुद को मालूम नहीं है उसको। वो इतना उलझ गया है दूसरे आइडेंटिटीज़ को अडॉप्ट करके वो बनने में कि उसको खुद नहीं मालूम कि वो है कौन। तो मेरी ये कोशिश थी क्योंकि वो भी एक झलकी, उसकी भी एक झलकी कहीं ना कहीं नज़र आए, बट आई थिंक वो मुझसे हुआ नहीं। वो मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया इस चीज़ को। थैंक यू। आगे आ जाइए, इधर आगे आ जाइए, यहाँ पे लोग। हाँ पूछिए सर, पूछिए। बैठ जाइए, बैठ के पूछिए आराम से। हेलो सर। हेलो सर। सर यहाँ पे इधर। सर मेरा नाम गगन है, मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। सर आपकी देखी आपने? हाँ जी सर। कुलदीप पटवाल 18 टू देखा है? नहीं, वो नहीं देखा, पकड़ ले। सर आपकी एक्टिंग सर, शर्म नहीं आती तुम्हें तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। सर आपकी सर एक मूवी देखी थी, मर्द को दर्द नहीं होता, तो उसमें बहुत कमाल के आपने एक्शन सीन्स करे थे और काफ़ी ग्राउंड लेवल मूवी थी सर। सर ऐसी मूवीज बनती क्यों नहीं है सर, और मर्द का दर्द नहीं होता सेकंड पार्ट कब आएगा? यार वो बनती इसलिए नहीं है क्योंकि वो थिएटर में बिल्कुल चली नहीं फिल्म, लोगों ने देखा नहीं, काफ़ी मुश्किल है थिएट्रिकल बिजनेस। ठीक है, मैं ये अच्छी मूवी है बुरी मूवी है वो हमारा वो ओपिनियन है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो थिएट्रिकल रिलीज़ का जो बिज़नेस मॉडल है ना, बड़ा कट्टर है। उसमें आपको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार वो फिगर्स छपने लग गए ना पब्लिसिटी के लिए कि ये 100 करोड़ ये करोड़। आई थिंक गजनी से स्टार्ट हुआ था, आई एम नॉट रियली श्योर। आई थिंक वो फिल्म के पब्लिसिटी में वो प्रचार करने लगे थे कि इतनी सक्सेसफुल है, इतने करोड़ बनाया, 100 करोड़ क्रॉस हो गया। उसके बाद एक बेंचमार्क हो गया कि कितना, मतलब बिज़नेस क्या है, कलेक्शन क्या है इस चीज़ का। आजकल हर कोई भी जिनको बिज़नेस की समझ भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स कैसे होते हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होता है, किसी को नहीं मालूम। फिगर देखते हैं कितने में बनी है फिल्म, कितने स्क्रीन में रिलीज़ है, वो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फिगर देखते हैं, वो अच्छा फिगर होना चाहिए, बड़ा फिगर होना चाहिए, तब ये फिल्म सक्सेसफुल है। तो ऑलरेडी ये परसेप्शन बन गया है कि ये, तो ऐसी एक दुनिया जो है, जो परसेप्शन से चलती है, आपको वो 100 एक वो आपके ऊपर लटकी हुई तलवार है, उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। तो ऐसी दुनिया में फिल्म ने पैसा नहीं कमाया तो फिर वो नहीं मिलेगा फंडिंग। तो वासन की फिल्म थी, उनको सलाह भी दिया गया था कि आप शायद इसको OTT में दीजिए, आप थिएट्रिकल नहीं है, लेकिन वो सिनेमा प्रेमी है हमारे जैसे, वो तो कूद गया मैदान में। ठीक है, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन नहीं है। और भी प्रॉब्लम हुए थे कुछ, 128 सिनेमा ने चलाए नहीं किसी और कारण, वो VPF फ़ी एक देना होता है, उसका कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो मतलब एक ही साथ सब कुछ हो गया, और जब फिल्म कमाती नहीं है तो फिर आपको एक और मौका बहुत कम मिलता है। वासन को मौके मिले हैं, बट थिएट्रिकल करने का मौका भी जिगरा में मिला था उसको, बट उसके बाद मुश्किल हो जाता है। बट वही है कि आपको कमाना पड़ता है। आगे देखो MP में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली। मोहलिया रे। गुलशन, मेरा एक सवाल है। जानवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल एक्टर हैं, क्या ऐसा है? मैं वैसे अनप्रिडिक्टेबल, इंटरव्यूज़ के दौरान मैं भी अनप्रिडिक्टेबल हूँ मैं।
अगर ऐसा है लोग तो डर समझाएं जाते हैं। कैसे, मतलब मेरे क्यों? कजिन ने बोला था आई एम अ PR नाइटमेयर, क्योंकि सडनली ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ मैं ऐसे। तो इस वजह से सेट पे भी ऐसे कुछ होता था कि नहीं, ऐसा शूटिंग के कुछ दौरान नहीं, वो हंसी मजाक में ही होता है। आपका कई एक बार बार हो जाता है, आई थिंक कुछ लोग, आई थिंक थोड़ा सा ओवर हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है मजाक वगैरह, तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ जाके। पर उन्हें आपके जोक्स पे हंसी नहीं आती थी? हैं जी, जोक्स पे कुछ लोग हंसते नहीं हैं। हाँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। पहले मुझे बहुत मतलब बॉदर करता था कि क्या यार मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, फिर छोड़, ठीक है, होना चाहिए बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए। अगला सवाल, हाँ आराम से सर, आ रहे गाना हेलो जी। सतरंग चुनर नवरंग पाग, सतरंग चुनर नवरंग पाग, मधुर मिलन त्योहार गगन में, मधुर मिलन त्योहार गगन में, मेघ सजल बिजली में आग, सतरंग चुनर नवरंग पाग। देखा, मैंने बोला ना अनप्रेडिक्टेबल हूँ, ये गाना निकलेगा नहीं पता था किसी को। जी, अगला सवाल। हेलो ठीक है, थोड़ा सॉरी इधर उधर गया, ऑटो ट्यून नहीं है तो सॉरी, माफ कर देना। बट यू आर अमेजिंग, बहुत बढ़िया आपने थैंक गाया। यू। मेरे माता पिता गाते हैं, तो अभी 4 बार काउंट किया मैंने ताली, उधर 5 बार बजा। इतनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी। हेलो हेलो सुपर गुल्लू। हाय। अरे मेरे असली नाम से बुलाया आपने। नहीं, मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ आपको, इसलिए मुझे पता थैंक यू। वो आपके कई कैरेक्टर्स हैं, जैसे 4 कट आत्माराम है, हंटर का कैरेक्टर है, मूवीज़ भी काफ़ी बात होती है, लेकिन एक 8 AM मेट्रो आपकी बहुत अच्छी मूवी थी, Thank you, जिसकी उतनी बात नहीं होती है। तो एज एन एक्टर आप उसको कैसे मतलब देखते हैं कि बहुत आज तक ना इतने पर्सनल मैसेजेस भेजते हैं लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे DM करते हैं उस फिल्म देखने के बाद, जो महसूस होता है उनको, और कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत पर्सनल है, अपने लॉस के बारे में, सेंस ऑफ लॉस के बारे में कहते हैं, वो बहुत छूता है दिल को। ठीक है, उस बाहर इतनी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जितने भी लोगों ने देखा है ना, रोज़ मुझे एटलीस्ट 20-25 मैसेज मेरे DMs में होते हैं जिन्होंने 8 AM मेट्रो लिखा है। उसमें 4-5 ऐसे होते हैं बड़े पर्सनल, लंबे मैसेजेस भी आते हैं कि उस फिल्म में देख के उनको क्या महसूस हुआ। कई बार वो फिल्म में देख के रोना आता है बहुत लोगों को, एंड में रोना आता है। कई बार हम अपने आप को मौके नहीं देते, टाइम नहीं देते, कुछ हुआ है हमारी ज़िंदगी में, हमें रोने का मौका ही नहीं मिला, तो दब जाता है। तो ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है, ऐसी कहानियों की ज़रूरत है जो हमें रुलाए, क्योंकि उसको निकालना है बाहर, नहीं तो वो कुछ और बन जाएगा अंदर, बीमारी बन सकती है। ये तो आपने मुझे इससे मतलब, मैं लंबी बात कर देता हूँ, आई एम अ वाइंडिंग माउंटेन रोड, तो मैं सीधा पॉइंट में नहीं आता हूँ, घूम घाम के आता हूँ। तो पॉइंट ये है कि ठीक है, प्रेस में मैंने कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भी किया था जब ये फिल्म OTT पर रिलीज़ हो रही थी, थिएट्रिकल हुई थी, बिल्कुल नहीं चली मतलब ऑब्वियसली, तो लेकिन जितने भी लोगों ने देखा था प्रशंसा हुई थी और रिव्यूअर्स ने अच्छा ही किया था। जब OTT पे आया था तो मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कुछ लोगों को कि आप रिव्यू कर दे इसको, आपको पसंद नहीं तो ठीक है वही लिख दे, ताकि वो कुछ लोगों तक पहुँचे, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट लोगों से ये पर्सनल मैसेज मिलता है ना, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि इसकी जो प्रेस में या वो मेन स्ट्रीम पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन लोगों को जो पर्सनली इतने बेहतरीन मैसेजेस भेजते हैं ना, तो उतना काफ़ी है मेरे लिए, और वो आता है, इट्स अ गिफ्ट दैट्स नेवर एंडिंग। तो थैंक्स टू राज आर जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हेलो थैंक यू फॉर मतलब 8 AM मेट्रो अभी जिन्होंने नहीं देखा है सब लोग देखेंगे। हाँ देखिए, बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने अभी बोला कि आपको रोज 20-25 मैसेजेस आते हैं 8 AM मेट्रो के लिए। तो मैं average भी दे रहा था मैं। आज का सर एक नंबर मेरा भी ऐड कर लीजिए Thank you, उसमें। thank मैं you. भी बड़ी फैन हूँ उस मूवी की। Thank उस मूवी में आपका काम देख के रियली आपकी भी फैन हो गई हूँ। थैंक यू तो मैंने सर दहाड़ भी देखी है और 8 AM मेट्रो भी देखी है। तो 8 AM मेट्रो एक मूवी है, ऑल्दो उतनी लाइमलाइट में नहीं आई, बट बहुत ही बेहतरीन मूवी है। तो और दहाड़ एक ओरिजिनली एक OTT सीरीज़ बनी थी। सर दोनों में मतलब एक्सपीरियंस में कैसा डिफरेंस रहा है आपका?
कैसा रहता है एक OTT सीरीज़ का और एक मेन स्ट्रीम मूवी का, कैसा डिफरेंस रहा है दोनों में, काम का, आपके एक्सपीरियंस का? ये ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि कैमराज, टेक्नीशियंस वगैरह सब वैसे ही होते हैं। आपके शेड्यूल थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि फीचर लेंथ में शायद नंबर ऑफ़ डेज़, फिल्मिंग डेज़ कम होते हैं। जो सीरीज़ फॉर्मेट में होते हैं एपिसोड्स पे डिपेंड करता है कि आपका 1 घंटे का 45 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटे का एपिसोड होता है, तो आई थिंक यूजुअली वो 7 या 8 घंटे का वो होता है। तो उस हिसाब से आई थिंक 80 से 90 से 100 दिन भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वही है, लेकिन बाकी सब टेक्निक्स एक ही जैसे हैं। 8 AM मेट्रो में बहुत ही इंडिपेंडेंट फिल्म थी, वो बहुत कम बजट की फिल्म थी, उतने रिसोर्सेज नहीं थे और आई थिंक थोड़ा मुश्किल भी रहा क्योंकि शुरुआत मैंने की थी इंडिपेंडेंट फिल्म से और फिर थोड़ा जब इम्प्रूवमेंट होने लगा, अच्छे मतलब सेट्स जिनको बजट थे तो वो सुविधाएं थे, उनके साथ काम करने के बाद वापस इंडी आना मुश्किल था क्योंकि अब वापस आप लोग सड़क पे खाना खा रहे हैं, आपको ये चेंजिंग रूम्स नहीं है, परमिशन नहीं है, थोड़ा मुश्किल था और थोड़ा इरिटेट भी हुआ था। आई विल एक्सेप्ट इट, मैं और संयमी दोनों काफ़ी इरिटेट हुए थे, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप जैसे लोग जब इसकी प्रशंसा करते हैं तो सब वर्थ इट। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. गुलशन, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि फैशन इंडस्ट्री में इतना लंबे समय तक काम करने के बाद आपने एक्टिंग में स्विच करने का सोचा, आपका वो डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या था जब आपको लगा कि अब मुझे स्विच कर लेना चाहिए या अब मैं अपना सपना मेरे एक कॉलीग थे पद्मनाभ राव, वो अभी न्यूज़ कैमरा पर्सन है, न्यूज़ वाले हैं, आप ही लोगों की बिरादरी के हैं वो। मैं एक विगनली कॉलेज में पढ़ाता था, डिज़ाइन पढ़ाता था, वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मैं ना न्यूज़ कैमरा पर्सन बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ये तो सपना मैंने कभी सुना ही नहीं है, सब लोग ऐसे स्टार बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, कुछ फोटोग्राफर, वो टाइम पे बहुत चलता था फोटोग्राफर, जॉब छोड़ के, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फोटोग्राफर बनना चाहते थे, बहुत पॉपुलर था वो। आजकल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने किया, ही क्विट हिज जॉब, ही लर्न हाउ टू यूज़ अ कैमरा और फिर न्यूज़ कैमरा पर्सन थे। और तो फिर मैंने सोचा यार, और उनके मतलब घर चलाते थे वो, एक नई बच्ची पैदा हुई थी, मतलब एक टाइम पे वो अपनी कार वार बेचने का सोच रहे थे। तो मैंने कहा ये आदमी ने तो कर लिया, इतना सब रिस्क था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया था। हालांकि वो मेरे लिए रिलेटेबल नहीं था, ड्रीम रिलेटेबल नहीं था, लेकिन जो उन्होंने किया मैंने कहा इसकी तो दाद देनी पड़ेगी। ये रिस्क के बावजूद, और बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप भी थे और घर चला रहे थे, तो फाइनेंशियल रिस्क मेरे ऊपर नहीं है क्योंकि मेरा घर, मेरे माँ बाप का घर मैं नहीं चला रहा हूँ, वो सक्षम है, तो मैं क्यों रुका हूँ? व्हाट इज़ स्टॉपिंग मी? मैं क्यों नहीं परस्यू कर रहा अपनी ड्रीम को? तो ये प्रेरणा मुझे पद्मनाभ राव से मिली। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपका एक रूल है 9 to 7 जो हम सब फॉलो करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा आप लोगों से, आप लोग न्यूज़ नेटवर्क में हो, नहीं होगा। क्या है वो रूल? क्या है? और ये तो पॉलिटिक्स में जाने वाला है, इनका भी नहीं होगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। 9 to 7 मतलब मैं अपनी सैनिटी के लिए कि सुबह 9 बजे से 7 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ कम्युनिकेशन के लिए, उसके बाद और उसके पहले सिर्फ फैमिली और दोस्तों के लिए हूँ, काम की बातें नहीं करूँगा, ना मेरी मैनेजमेंट टीम, ना कोई, मैं फ़ोन भी नहीं उठाता। सौरभ भाई भी कॉल करते हैं तो मैं नहीं उठा लेता हूँ, इनका मैं उठा लेता हूँ। ये दोस्त है, हालांकि उम्र में मैं इनसे बड़ा हूँ, नहीं पता था ना आपको। हाँ, 78 बॉर्न हूँ जी। ये उम्र में मुझसे थोड़े बड़े हैं, काबिलियत में और सरलता में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और अच्छी बात ये है कि ये ललन टॉप बहुत देखते हैं और फीडबैक भी देते हैं लगातार। तो जो जैसे आप लोग हमारे बहुत ही लॉयल और क्रिटिकल व्यूअर हैं, वैसे ही वी कैन प्राउडली से कि गुलशन देवैया भी ललन टॉप के बहुत ही लॉयल तरह हूँ। मैं बहुत सारे कार्यक्रम देता हूँ आपका मैं। जी, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। और गुलशन देवैया ने मुझे ये प्रॉमिस भी किया है कि कम से कम एक बार वो मेरी पर्सनल स्टाइलिंग करेंगे, मुझे ले जाके शॉपिंग करवाएंगे, और उस खरीदारी के बाद फिर मैं भी इनकी तरह हम विलायत में शॉपिंग करेंगे। नोट किया जाए जज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां गुलशन देवैया के